दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर हिमाचल प्रदेश एसएससी का है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का ये पेपर है और अभी रिसेंटली 24 सितंबर 2020 को ये पेपर हुआ है। मॉर्निंग में हुआ है 10 बजे से 12 बजे तक और ऑफलाइन पेपर हुआ है। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें 120 क्वेश्चन है। पूरे कंप्लीट पेपर को अपन 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। अपने आज के इस पेपर में 1 से लेकर के 60 तक क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, जबकि पार्ट सेकंड में 61 से लेकर 120 तक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि एक साथ कंप्लीट करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग पूरे क्वेश्चन को देख भी नहीं पाते हो। तो अभी इन सभी 60 क्वेश्चन को आज वाले को आप ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी इसमें आए हैं। साथ में आपको एग्ज़ाम का लेवल पता लगेगा, पेपर किस तरह का आता है। दूसरी बात, अभी तक इसकी ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है, तो आप अपने आंसर भी मिलान कर लीजिए, आप इसका क्या उत्तर करके आए हैं। लगभग सभी हिंदी भाषी राज्य के पेपर दोस्तों मैं डाल चुका था। अभी एक हिमाचल प्रदेश ही बचा हुआ था जिसका पेपर नहीं था, तो आज इसका भी हो जाएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिस लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं आपको उसी लैंग्वेज में अच्छे से पेपर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 है कि विद्युत चालक में धारा का प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है। साथियों देखो, वैसे धारा प्रवाहित होती क्यों है, तब तो अपने जाते सी ऑप्शन की ओर। इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होती है और आयन्स के कारण भी होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने ये लिखा है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ, ये प्रवाह की बात कर रहा है, और धारा का प्रवाह केवल और केवल प्रवाहित की बात जब करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होती है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है, ना कि सी ऑप्शन की ओर, ये ध्यान रखें। हाँ, यदि ये होता ना कि एक चालक में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, फ्लो नहीं लिखता, तब दोनों करते, इलेक्ट्रॉन के कारण भी और आयन के कारण भी धारा चलती है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट पूछा है अपन से कि किसका फ्लो होगा, तब ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गैसों में किसके कारण से धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए वो सवाल आ गया, धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर डी होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के कारण होता है। ये है वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा कि ड्यू टू फ्लो ऑफ, यानी किसके प्रवाह के कारण नहीं पूछा। तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव, आयन्स, क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपन से कि करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सही फॉर्म क्या है। देखो, ओम का नियम V समानुपाती I बताता है, और इसी से जब आप समीकरण बनाते हो तो V बराबर I इंटू R भी होता है, राइट। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ B एंड C। साथियों इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और नेक्स्ट कह रहा है कि किस में धारा का उसमें प्रभाव नहीं है। तो देखो, उसमें प्रभाव वैक्यूम क्लीनर में नहीं होगा, इसमें मोटर होती है, ठीक है। मोटर धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर होती है, जबकि भट्टी में, गीजर में और इलेक्ट्रिक आयरन, इन तीनों में उसमें प्रभाव होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी मशीनों में हिस्टैरिसीस हानि किस बात पर निर्भर करती है। अगर आपको हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला याद है तो आप बता सकते हैं। हिस्टैरिसीस नियतांक इंटू BM की पावर 1.6 इंटू F इंटू V। हिस्टैरिसीस नियतांक यानी कोर का मटेरियल, B का मतलब होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स, चुंबकीय रिवर्सल जो है बार बार कितना चेंजेज हो रहा था, और V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द कोर, यानी कोर का आयतन कैसा है। तो क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक रिवर्सल यानी फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी, वॉल्यूम और ग्रेड उसका कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल आर यूजुअली वाउंड विद, इंटरपोल की वाइंडिंग कैसी होती है। इंटरपोल मोटे तार कम टर्न के होते हैं, ध्यान रखना। जिस तरह से सीरीज वाइंडिंग होती है ना, लगभग उसके जैसे ही होते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जैसे ही होते हैं, और आर्मेचर के सीरीज में ही हमेशा ये जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं
अल्टरनेटर में एक्साइटर कौन होता है? तो शंट जनरेटर होता है एक्साइटर, जिसका काम होता है रोटर को उत्तेजित करना। रोटर में चुंबकीय क्षेत्र बनवाने के लिए हम डीसी देते हैं, तो वो शंट जनरेटर ही मोस्टली होता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी मशीन जो है वो अधिकतम दक्षता के लिए किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? तो किसी भी मशीन की, मैं डीसी मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखें। यदि ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ जाए, इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन आ जाए, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, कोई भी मशीन हो, वो अपने फुल लोड के आसपास, पूर्ण भार के आसपास हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए होती है। जैसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम बताते हैं कि 92 से 98% होती है, तो ट्रांसफार्मर की जो 98% एफिशिएंसी आएगी ये फुल लोड पर आएगी। अगर हम लोड कम कर देंगे ना तो एफिशिएंसी भी साथ में घट जाती है और डाउन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकेज फ्लक्स की मात्रा किस बात पर निर्भर करेगी? तो लीकेज फ्लक्स इन चारों कारकों पर निर्भर करता है कि एयर गैप की लंबाई कितनी थी, उस चुंबकीय कोर की आकृति कैसी है, और फ्लक्स घनत्व उस कोर का कितना है, और कोर में टीथ कितने हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो आर्मेचर कहलाता है वो, और वो चालक का कार्य करता है। ठीक है, फील्ड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मशीन का आर्मेचर सामान्यतः किस प्रकार की बेरिंग पर सपोर्ट दी जाती है? तो बड़ी मशीनें सामान्यतः जितनी भी होती है उनमें बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग होती है। बहुत छोटी कैपेसिटी की मोटरें अगर हो तो उनमें बुश बेरिंग होती है। मोस्टली जितनी भी मशीनें होती है सब में बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग ही होती है। आर्मेचर कोर की लेमिनेशन की मोटाई पूछ रहा है अपन से, तो 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है, बी ऑप्शन कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल में बैटरी चार्ज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? देखो, बैटरी चार्जिंग के लिए तो शंट जनरेटर का उपयोग हम सबसे अधिक करेंगे, इसी ऑप्शन की ओर प्रायोरिटी देंगे अपन अगर चार्जिंग की बात की जाए तो। हालांकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड के यदि अपन बात करें फ्लैट, ओवर और अंडर कंपाउंड जनरेटर्स में, तो फिर अंडर कंपाउंड को चार्जिंग के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन पर्टिकुलर दिया नहीं, तो बी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कैसे समाप्त हो सकता है? देखो, अवशिष्ट चुंबकत्व कैसे समाप्त हो सकता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो तब, शॉर्ट सर्किट हो तब, चोट लगे तब, बार बार जनरेटर की फील्ड को गिराया जाए तब। ठीक है, अब देखो वाइब्रेशन और ओवर एक्साइटेशन से तो मैग्नेटिक फील्ड कभी जाएगा ही नहीं, वो तो उल्टा और ज़्यादा उसमें आ सकता है। फिर भी ऑल अबोव का ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो ए ऑप्शन की ओर जाना है आपको, हीटिंग, गर्म करने से होता है। लोडिंग पर डीसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज, यानी भार बढ़ने पर टर्मिनल। देखो, वैसे तो शंट जनरेटर को कांस्टेंट वोल्टेज और शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड वाले मोटर माना जाता है, लेकिन भार बढ़ने पर वोल्टेज थोड़ा सा कम होता है, जिसको स्लाइटली डिक्रीज बोल सकते हैं आप। स्लाइटली का मतलब होता है हल्का सा, और इसी तरह से शंट मोटर के भी होता है। स्पीड जब भार बढ़ता है तो स्लाइटली डिक्रीज होती है, यानी थोड़ी सी घटती है। आगे पूछ रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में रिएक्टिव वोल्टेज किस बात पर निर्भर करेगी? देखो, शंट जनरेटर में प्रतिघाती वोल्टेज की बात कर रहा है। रिएक्टिव वोल्टेज कहाँ जनरेट होती है? रिएक्टिव वोल्टेज जो है ये एक तरह से जो स्टैटिक वोल्टेज होती है ना, जिसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं, ये उस पर डिपेंड होती है, राइट। कम्यूटेशन मैंने पूरी थ्योरी की क्लास इस पर लगाई हुई है, आप अच्छे से पढ़ना, समझ में आएगा आपको। कम्यूटेशन होता है जब कॉइल शॉर्ट होती है ना उस दौरान, तो उसको रिएक्टिव वोल्टेज बोलते हैं। वो कम्यूटेशन का क्या आता है कि धारा की दिशा जब चेंज होती है कॉइल में, तो एक सेल्फ इंडक्शन के कारण वोल्टेज बनती है। वो कहाँ से आती है? वो एक तो इस बात से आती है कि आर्मेचर की धारा थी कितनी, दूसरा फील्ड की धारा कितनी थी। जितना फील्ड फ्लक्स मजबूत होगा उतना ही प्रेरित ईएमएफ अधिक होगा। प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ हाई होगा तो आर्मेचर की करंट हाई होगी। तो सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए व बी दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डीसी मशीनों में कम्यूटेशन को कौन प्रतिकारित करता है? काउंटर करना यानी समाप्त करने के लिए होता है। अब देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट इसको क्या सही मानता है। मैं इसके डी ऑप्शन की ओर जाऊँगा, एक बार ब्रूस रेजिस्टेंस की ओर जाएंगे हम। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इंटरपोल भी आप सही कर सकते हो,
क्योंकि बात वहीं आ गई ना, कम्यूटेशन क्या था, जो रिएक्टिव वोल्टेज जनरेट हो रही थी उसके कारण धारा की दिशा में अचानक परिवर्तन होने से सेल्फ इंडक्शन के कारण बहुत हाई वोल्टेज डेवलप होती है, जो स्पार्किंग के रूप में हमें दिखाई दे रही थी। और स्पार्किंग रोकने के लिए हम इंटरपोल भी लगाते हैं। तो इसके बी और डी दोनों ऑप्शन सही है, इंटरपोल भी है और ब्रूस रेजिस्टेंस भी है। हाई रेजिस्टिव ब्रूस यदि लगाएंगे तब भी कम्यूटेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाईपोलर डीसी मोटर में कितने पोल होते हैं। तो नाम से पता लग रहा है बाईपोलर, बाईपोल 2 पोल वाली को ही कहते हैं। यानी इस तरह की मोटरें होती है जिनमें केवल 2 ही पोल होते हैं और स्टेशनरी फील्ड होता है इनका, मतलब फील्ड कांस्टेंट रहता है, चालक गति करता है इनके बीच में। क्रेन और होइस्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर होती है, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है इसलिए, ठीक है। क्रेन और होइस्ट होती है ना, जानते होंगे आप। चेन ब्लॉक होते हैं ना उनको, वो तो मैनुअली होते हैं। जब मोटराइज चेन ब्लॉक एक तरह से ऑपरेट होता है तो वो क्रेन या होइस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंट मोटर की गति भार बढ़ने पर, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, जिस तरह से शंट जनरेटर का था स्लाइटली डिक्रीज, तो वो यहाँ आ जाएगा रिड्यूस स्लाइटली, थोड़ी सी कम हो जाएगी भार बढ़ने से। सीरीज मोटर की तरह बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोधित पदार्थ है। अचालक पूछ रहा है तो कागज़ हो गया, पेपर होगा। फ्यूज की रेटिंग पूछा है तो एम्पियर में होता है। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फिलामेंट लैंप होते हैं वो किस पर ऑपरेट हो सकते हैं। AC DC दोनों पर हो सकते हैं, क्योंकि ये धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं और तापन प्रभाव जो होता है वो AC और DC दोनों पर समान रूप से लागू होता है। शायद आपको पता हो RMS मान की परिभाषा तापन प्रभाव के सापेक्ष ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों के परीक्षण के लिए, यानी जब भी किसी उपकरण की टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्ट लैंप हमेशा हाई वाटेज का होना चाहिए, ध्यान रखना। किसका होना चाहिए? हाई वाटेज का, क्योंकि हाई वाट वाले का क्या प्रतिरोध कम होगा, तो अगर इक्विपमेंट सही होगा तो उसको कम वोल्टेज मिलेगी, तो हमें क्या स्पष्ट पता लग जाएगा कि ये डिम प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर जैसे मान लीजिए आप 200 वाट के सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्ट कर रहे हो और एक 40 वाट वाले से कर रहे हो ना, तो 40 वाट वाला पूर्ण प्रकाशित हो रहा है कि डिम प्रकाशित हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए 200 वाट लैंप को प्राथमिकता दी जाती है। स्पष्ट पता लग जाता है कि लैंप डिम जल रहा है कि पूरा जल रहा है। जैसे मान लीजिए आप एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट की जांच कर रहे थे कि वो कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया हो या ग्राउंड नहीं हो गया हो, तो 40 वाट 60 वाट की बजाय 200 वाट के लैंप आपकी रिजल्ट बेटर आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ता है तो फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट लैंप के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखना, फिलामेंट लैंप एक तरह से ओम के नियम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं। और ओम ने क्या कहा था कि एक बंद सर्किट में करंट और वोल्टेज का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। करंट और वोल्टेज और धारा का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इसलिए हमेशा सेम रहता है, रिमेन्स सेम, वही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोल्टेज बढ़ी है, धारा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा वोल्टेज जाएगी, रेटिंग से अधिक होगा, लैंप फ्यूज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैंप का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, R और I दिया हुआ है, V पूछा था, तो V बराबर I इंटू R कर देंगे, 33 इंटू 2 66 वोल्ट सप्लाई हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। हाँ, 27वां क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। सवाल कह रहे हैं कि एक वोल्टेज सोर्स जो होता है ना, उसके लिए निम्न में से कौन सी शर्त सही है। अब देखो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि A B C तीनों सही लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हम B ऑप्शन की ओर जाएंगे कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ना वो सोर्स EMF से अधिक कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो फिर जब अधिक नहीं हो सकता तो क्या बातें हैं, फिर ध्यान से सुनो। टर्मिनल वोल्टेज सोर्स EMF से हमेशा कम नहीं होता, होता तो कम है, ये ध्यान रखना, लेकिन वो कभी कभी उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ना तो हमेशा बराबर होता है और ना हमेशा कम होता है, दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो EMF होता है ओपन सर्किट के समय ली गई वोल्टेज। जैसे सेल में अगर टर्मिनल्स, ओपन टर्मिनल की मैं बात करूं तो मान लीजिए 15 वोल्ट है, तो इस समय ये 15 वोल्ट EMF है और यही इसका एक तरह से वोल्टेज माना जा रहा है क्योंकि टर्मिनल पे भी आया। लेकिन जैसे ही आप इस पर कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं
तो ये वोल्टेज 15 वोल्ट से घटकर 12 या 13 वोल्ट ही हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण अब वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया, पहले ड्रॉप नहीं हो रहा था। तो ध्यान से समझिएगा, टर्मिनल वोल्टेज सोर्स ईएमएफ से अधिक कभी नहीं आएगा, वो उसके बराबर हो सकता है, वो उससे कम होता ही है, हमेशा कम नहीं होता, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, इसलिए हम सी ऑप्शन की ओर नहीं गए। हमेशा बराबर भी नहीं होता तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, हमेशा स्रोत ईएमएफ से अधिक कभी भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या है। अब देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन कहूँगा दोस्तों मैं, 27वां 28वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है ना, ये एक्टिव और यूनिलेटरल प्रकार का सोर्स होता है। सक्रिय सिस्टम में आते हैं, एक्टिव सोर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें वोल्टेज सोर्स हो गया। पैसिव वो होते हैं जिनमें वोल्टेज सोर्स नहीं हो, ठीक है। और यूनिलेटरल यानी ये हमेशा एक दिशीय होते हैं, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये क्वेश्चन तो बार बार आ गया, 0 होता है, खुद कोई ड्रॉप नहीं करवाना चाहिए अगर आदर्श है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरिएबल रेजिस्टर कौन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ध्यान रखना। मैं वायर बाउंड ऑप्शन की ओर ही जाऊँगा। वायर बाउंड जो प्रतिरोधक होते हैं ये परिवर्ती प्रतिरोधक कहलाते हैं, जबकि थिन फिल्म हो या थिक फिल्म हो ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस में भी आते हैं। हालांकि कुछ टॉलरेंस के साथ आते हैं ये, लेकिन एडजस्टेबल नहीं होते, वेरिएबल नहीं होते। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान क्या होता है। सारी बातें याद रखना। देखो, वोल्टेज बढ़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध इसका एक तरह से मैं कहूँगा कम होगा, और आपेक्षिक घनत्व जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जब डिस्चार्ज होती है तो कितना होता है, लगभग 1.18 के आसपास, और जैसे जैसे चार्ज होकर जाता है तो 1.25 तक चला जाता है। तो जब चार्ज होती है तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, एसिड का घनत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी में स्टोरेज ऊर्जा, तो केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, पहले भी आ चुका है ये। और किस सेल में परिवर्तित रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया दोनों दिशाओं में किस में चलती हो, सेकेंडरी सेलों में चलती है। सेकेंडरी सेल का एक ही एग्जाम्पल है लेड एसिड सेल। ठीक है, परिवर्ती का मतलब क्या हो गया, रिवर्सेबल, यानी पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, रासायनिक को विद्युत, दोनों कर सकता हूँ, तो वो सेकेंडरी सेल करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH बोलते हैं। ठीक है, निकेल आयरन सेल का ही दूसरा नाम होता है एडिशन सेल एक तरह से। और ड्राई सेल के आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में होता है, लगभग तो बहुत कम होता है शुष्क सेल का, 0.2 ओम से लेकर 0.4 तक होता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग। अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये नई क्वेश्चन है, शायद आपको पहले भी आपने देखे होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी की क्या होती है। सापेक्ष चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं होती है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। देखो चुंबकशीलता होती है दो तरह की, एक होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, निरपेक्ष चुंबकशीलता, उसकी होती है हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ रहा है तो इसकी कुछ नहीं होती, इसकी इकाई होती है, वायु से तुलना करते हैं फिर हमेशा, तो आयाम रहित होती है। इसका डी उत्तर करना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है इसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, तो इसकी हेनरी प्रति मीटर होती है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है धारण क्षमता की इकाई क्या होती है। तो किसी भी पदार्थ की जो धारण क्षमता होती है वो ये देखा जाता है कि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व कितना शेष रह गया, और ये वेबर प्रति वर्ग मीटर होती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, वेबर प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाएं हाथ के नियम में, लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा क्या दर्शाता है। देखो दाएं हाथ का हो या बाएं हाथ का, अंगूठा हमेशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा या यूँ कहें कि चालक के घूमने की दिशा को ही हमेशा संकेत करता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रेरकत्व की इकाई है। इंडक्टेंस की इकाई तो हेनरी होती है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया मिली हेनरी, तो मिली हेनरी की ओर जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो गुणांक होता है किसी कॉइल का वो कैसे होता है, तो वो होता है N/φ/I से। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, N/φ/I। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वे उत्पन्न होते हैं, ये किसका नियम है। तो लेंज का नियम है।
हम सब जानते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत दिए थे, वैद्युतिक अपघटन का दिया था। न्यूटन ने जो है वो फोर्स और संवेग आवेग उनके बारे में दिया था, और कूलॉम का नियम जो है वो आवेश के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में एडी करंट हानि सबसे कम होगी। देखो एयर कोर में एडी करंट हानि सबसे कम होगी, क्योंकि ये लोहे हानियों की श्रेणी में आती है, और वायु कोर है, यानी हमने कोर के रूप में कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। आयरन कोर, लेमिनेटेड आयरन कोर, पाउडर्ड आयरन कोर, इन सब के कंपैरिजन में वायु कोर में सबसे कम एडी करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर 90 डिग्री का हो तो देखो पावर फैक्टर उस समय 0 होता है, और पावर फैक्टर 0 होगा तो वास्तविक शक्ति का मान भी हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धारा की समीकरण आई 42.42 साइन 628 टी है, धारा का औसत मान कितना है। देखो बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। साइन के पास लिखी गई वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखना, यानी 42.42 जो है ये मैक्सिमम मान है। इसको 0.637 से आप मल्टीप्लाई करना, औसत मान आ जाएगा, उत्तर आएगा 27 एम्पियर। तो क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में जो इम्पीडेंस है वो 3 + JN है और वोल्टेज 100 + J50 है, परिपथ में शक्ति कैसी होगी। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है। पहली बात तो अधूरा इम्पीडेंस दिया है, J के पास जो है वो N की कोई मात्रा हमें नहीं दी, फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों की टोटल वोल्टेज निकालनी है, वो लगभग 111.8 वोल्ट के करीब आएगी, 100 की स्क्वायर + 50 की स्क्वायर। इन दोनों का आपको इम्पीडेंस निकालना है। देखो इम्पीडेंस कैसे आएगा, इम्पीडेंस आएगा 3.35। कैसे, क्योंकि 3 ओम प्रतिरोध है, जबकि प्रतिघात की वैल्यू हमें नहीं दी, लेकिन फिर भी हम देखो कर सकते हैं। कैसे बताइए, क्योंकि ये जब अपना 100 वोल्ट है रेजिस्टर वाला और 50 वोल्ट हो रहा है इंडक्टर पर ड्रॉप मान लीजिए या कैपेसिटर पर, तो इसकी प्रतिबाधा इससे आधी होगी, क्योंकि ये एक तरह का सीरीज सर्किट है। वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग दी है ना दोनों घटकों की, तो सीरीज सर्किट होगा। सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, लेकिन धारा समान होती है। तो 100 की आधी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस भी आधा ही होगा, 3 का तो 1.5 ओम के करीब होगा। लेकिन इस तरह से जब आप उत्तर करोगे तो इसका उत्तर आएगा लगभग 3300 वाट, यानी 3300 वाट के आसपास उत्तर आ रहा है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, इसको और अलग तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शुद्ध रेजिस्टेंस सर्किट में हो तो हम सब जानते हैं फेज अंतर 0 डिग्री होता है, पावर फैक्टर इकाई होता है, और ऐसे संबंध में करंट और वोल्टेज वो है वो इन फेज कहलाती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग। आगे सवाल पूछा कि धारा नियंत्रित करने के लिए चोक का उपयोग, तो ध्यान रखें केवल AC में ही लगेगा दोस्तों। DC में जो कॉइल होती है वो करंट कंट्रोल करने का काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर एक्सेल जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होने के कारण 0 होगा, तो वो कोई करंट को कंट्रोल वो करती नहीं है। तो फिर DC में धारा को कंट्रोल करता कौन होगा। DC में करंट कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर लगाया जाता है, प्रतिरोधक होता है, उसको अपन DC में लगाते हैं। अभी ऑप्शन ए रहेगा केवल AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीटर में उत्पादित जो ऊष्मा होती है वो किस प्रकार की है, तो ध्यान रखना वास्तविक शक्ति है। उसमें सिद्धांत धारा का हमेशा वास्तविक शक्ति होता है, वैसे भी याद रखें। और वैसे भी आप देखें तो जो उसमें सिद्धांत है इनका पावर फैक्टर इकाई मानते हैं, तो ये वास्तविक शक्ति की श्रेणी में आएगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंट परिपथों का पावर फैक्टर तो हमेशा इकाई होता है, सीरीज हो या समांतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजोनेंस परिपथों का पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का पावर फैक्टर कितना होता है। देखो वैसे तो 0.1 से 0.2 लैगिंग के आसपास होता है प्रैक्टिकली, बट अगर थ्योरेटिकल बात की जाए तो ट्रांसफार्मर के 2 घटक होते हैं, एक्टिव घटक और चुंबकीय घटक। ठीक है, चुंबकीय घटक जो होता है ये फाई के सापेक्ष होता है और ये वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री लैगिंग होता है। जब 90 डिग्री का फेज अंतर है तो इसका पावर फैक्टर कितना होगा, 0 ही होगा। और जो एक्टिव घटक होता है उसका पावर फैक्टर इकाई होता है। वैसे ओवरऑल ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। अभी क्वेश्चन का आंसर अपने ए करना है। अगला क्वेश्चन है समांतर परिपथ जो रेजोनेंट हो तो कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। कंपेरेटिवली लाइन धारा से कम होगी हमेशा। ठीक है, जितनी लाइन करंट की यानी ओवरऑल धारा की वैल्यू होती है कैपेसिटर की धारा, वैसे तो कैपेसिटर और इंडक्टर की धारा इसमें बराबर होती है, तो ये डिपेंड करेगा लाइन करंट तो रेजिस्टर की धारा कितनी है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से अंतर हो जाएगा और 0 हो जाती है। प्रतिघाती शक्ति रेजोनेंट परिपथों में 0 होगी, प्रतिघाती धारा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीरीज रेजोनेंट परिपथ हो तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है। श्रेणी क्रम में इम्पीडेंस जो होता है
वो मिनिमम होता है और Z जो है वो R के बराबर होता है, यानी प्रतिरोध और इम्पीडेंस की वैल्यू बराबर होती है और ये मिनिमम होता है, धारा इसमें मैक्सिमम होती है। तो अभी क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक वेव जो है वो 10 माइक्रो सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। देखो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए वैसे फॉर्मूला भी होता है कि पूर्ण किए गए चक्कर की संख्या बटे लिया गया समय, तो समय लिया 10 माइक्रो सेकंड का, राइट। ये माइक्रो सेकंड जो था ये ऊपर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा और 10 की पावर 6 हो जाएगी, एक जीरो इससे कट जाएगी, 10 की पावर 5 यानी 100 किलो हर्ट्ज के बराबर है। दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इसको, 10 माइक्रो सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है, तो एक सेकंड में कितना होगा, 1/10 माइक्रो 100 किलो हर्ट्ज ही उत्तर आएगा। आगे सवाल पूछा कि अल्टरनेटिंग करंट यानी AC में जो पीक फैक्टर होता है वो किसका रेशियो होता है। पीक फैक्टर जो है वो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का मान होता है, यानी मैक्सिमम और RMS का रेशियो। क्वेश्चन का आंसर बी होगा। सवाल पूछा गया कि विभिन्न सब स्टेशन को सप्लाई देने वाली ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है। सब स्टेशन को जो जाती है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। जनरेटिंग स्टेशन से निकलकर सबसे पहले जो ट्रांसमिशन को जाती है उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बाद में जितने भी आगे होती है वो सब की सब सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है। फिर जो फीडर्स को सप्लाई जाती है डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर होती है वो लंबी दूरी तक हम लेकर जाते हैं, तो वो ट्रांसमिशन लाइन ही होती है। ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ही ले जाया जाता है, प्रसारण लाइनें उनको बोलते हैं। स्टेप अप जो सब स्टेशन होते हैं वो हमेशा जनरेटिंग स्टेशन के पास होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन जो है वो 400 kV पे होता है, 220 kV पे होता है, लेकिन जनरेटिंग वोल्टेज तो थ्योरेटिकल 11 है और प्रैक्टिकली 16.5 किलो वोल्ट है, यानी या तो 11,000 वोल्ट उत्पन्न होते हैं या 16.5 किलो वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। तो इस 16.5 को हमने 400 कैसे किया होगा, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा करते हैं और ये हमेशा जनरेटिंग स्टेशन पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज, जो पावर है इसका ट्रांसमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। सीधी सी बात है, ट्रांसमिशन इसलिए करना है कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कंज्यूमर जो है वो जनरेटिंग स्टेशन से बहुत दूर होते हैं, तो उन तक सप्लाई कैसे पहुंचाएं। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से पहुंचाना संभव नहीं था क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता और लाइन लॉसेज बहुत अधिक हो जाते और कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज बहुत कम रह जाता। तो बी ऑप्शन करेंगे। बिजली की खपत के केंद्र जो है वो आमतौर पर जनरेटिंग स्टेशन से दूर होते हैं। अब देखो, हम उत्पादित शक्ति का संचय नहीं कर सकते, इस ऑप्शन को भी स्टूडेंट सही मान रहे होंगे। हम संचय नहीं कर सकते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्यों नहीं किया, ये भी तो सवाल आ रहा है ना। सवाल ये आ रहा है कि ट्रांसमिशन ही क्यों किया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कर सकते थे। इसलिए क्योंकि जो कंजप्शन होता है वो बहुत दूर तक होता है, ठीक है। तो चलिए 60वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो पूछ रहा है कि अंडरग्राउंड जो सिस्टम होता है वो कहाँ तक काम में लेते हैं। 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा अंडरग्राउंड केबल का उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। हालांकि ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल का जब आंसर देते हैं तो बताते हैं कि 132 किलो वोल्ट तक काम में ले सकते हैं, बट जब लाइन की बात आती है तो यही सजेशन किया जाता है कि 66 kV से ऊपर इसका उपयोग ना करें। तो बस दोस्तों, ये था पार्ट 1 अपना, जिसमें 60 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में 61 से लेकर 120 तक अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।